हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक के साथ आए हैं। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे आज। तो बेसिकली इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसको हम रोल्स थ्योरम बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें हमारे पास है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद जो हम आखिरी में क्वेश्चंस करेंगे और वो टॉपिक ख़त्म करेंगे, कॉचीज़ थ्योरम, है ना, कॉचीज़ थ्योरम। तो हम इन 3 टॉपिक पे आज स्टडी करेंगे, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज़ थ्योरम, है ना। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है, एक सेक्शन है, जिसकी हम यहाँ पर आज ये तीनों की डिस्कशन करेंगे। तो मीन का मतलब होता क्या, आप समझो ज़रा। मीन का मतलब है एवरेज वैल्यू। क्या है बेटा? एवरेज वैल्यू। तो अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन है अगर वो, और वो कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आई होप आप जानते हो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल का मतलब। कि कंटिन्यूस का मतलब कोई भी ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारे पास, और अगर ब्रेक भी है तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। और फंक्शन डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव कब होता है? जब स्मूथ कर्व हो। क्या हो बेटा? स्मूथ। कोई भी शार्प कर्वेचर या कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या हो जाता है वो? हमारा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है। और जब ये सब अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ये सारी थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, वो अप्लाई नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास कि फंक्शन होना चाहिए बेटा कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस के बाद क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि स्मूथ कर्व होना चाहिए। कैसा कर्व होना चाहिए बेटा? स्मूथ कर्व। जैसे ये पहला वाला कर्व है, वो कंटिन्यूस भी है और अगर आप ध्यान से देखो स्मूथ भी है ना, एट द सेम टाइम स्मूथ कर्व भी है। इसका मतलब क्या होगा? वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। जैसे हम कभी कार चला रहे होते हैं, आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, है ना। या एवरेज वेलोसिटी सुना होगा आपने, एवरेज स्पीड सुना होगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा हूँ, तो उस टाइम में मेरा एवरेज स्पीड क्या है? हो सकता है जैसे मैं यहाँ से मार्केट गया तो मेरी स्पीड जो वेरिएशन करेगी कार की, सपोज मैं कभी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, कभी 40 से, कभी 20 से, तो वेरिएशन हो रहा है, बट एवरेज क्या होगा, है ना, वो ओवरऑल निकल के आएगा। तो सपोज मेरा एवरेज स्पीड 35 था, तो किसी ना किसी पॉइंट पे 35 तो हुआ ही होगा, है ना। ऐसे ही क्या है बेटा, कर्व के लिए भी है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है हमारे पास, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट आएगा, और अलग अलग टेंजेंट आएगा इसका मतलब अलग अलग क्या आएगा? वैल्यू आएगी, उसकी स्लोप की वैल्यू आएगी, डेरिवेटिव की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। उनमें से जो ओवरऑल मीन वैल्यू है उसी को निकालने के लिए हम ये सब यूज करते हैं, जो बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो मीन वैल्यू ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, इन सब का मीन निकालने को क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम के ऊपर और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है और ये कब एप्लीकेबल है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम जो होता है बेटा, उसकी 3 कंडीशन होती है ना, तभी ये हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस पे। तो पहला तो वही कंडीशन कि बेटा फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा? कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी। तो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, है ना। इन ओपन इंटरवल की बात होगी यहाँ पर, ए से बी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास, तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। मतलब 2 पॉइंट ऐसे होंगे उस कर्व में जहाँ पर वैल्यूज क्या होगी? वाई की सेम होगी। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगी। अभी इसको ग्राफिकली समझ जाओगे आप। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि एक ना एक वैल्यू होगी ए और बी के बीच में, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल। 1 पॉइंट सी किस इंटरवल में होना चाहिए बेटा? सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, सच दैट क्या होना चाहिए बेटा? एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएशन
ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसका देखिए ग्राफिकली हम अगर समझते हैं, हमारे पास अगर ये ग्राफ है, अगर आप इसको ग्राफिकली समझो, सपोज हमारे पास ये कर्व है ना, तो अगर ये पॉइंट ए हो गया और ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, बी हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एफ ऑफ बी के बराबर है ना। यहीं पे एफ ऑफ ए है और यहीं पे क्या है, एफ ऑफ बी, ये दोनों सेम है। तो ए और बी डिफरेंट पॉइंट है, बट एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के बराबर। तो अब देखो बीच में एक ना एक पॉइंट आया होगा बीच में, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में एक पॉइंट आया ना सी, जहाँ पर आपका डेरिवेटिव का स्लोप क्या है, वो टेंजेंट का स्लोप क्या है बेटा, 0 है। तो टेंजेंट अगर हम यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये वाई एक्स एक्सेस के क्या आ गया है, पैरेलल आ गया। एक्स एक्स क्या आ गया बेटा, पैरेलल आ चुका है। इसका मतलब कि हमारा इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है, जो एफ डैश सी है, वो क्या आ रहा है बेटा, 0 के बराबर आ रहा है। तो आप समझ गए होगे कि अगर हमारे पास कर्व है, अगर ए और बी की वैल्यू है और नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है ना, तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा सी, जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जहाँ पर टेंजेंट स्लोप क्या बन जाएगा, क्योंकि जब बताओ ए और बी सेम कब आएगा, जब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कब आएगा, जब वो पक्का टर्न लिया होगा, है ना। और जहाँ पर भी वो टर्निंग ले रहा है, उस पॉइंट पे पक्का क्या आता है बेटा, उस पॉइंट पे पक्का जो हमारा टेंजेंट का स्लोप है, डेरिवेटिव है, वो क्या आएगा उस पॉइंट पे, 0 के बराबर आएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोल्स थ्योरम होता क्या है और ये अप्लीकेबल कब है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी। कभी 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहले वाला टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये बताना होता है कि किस फंक्शन पे हमारा रोल्स थ्योरम वैलिड है या नहीं। तो डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है बेटा, वो क्या है, मॉड एक्स इन -1 से क्लोज इंटरवल -1 to 1, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मॉड एक्स का कर्व कैसा होता है बेटा, मॉड एक्स का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ना, x लेस देन 0 पे कैसे खुलता है, ये -x से, और x ग्रेटर देन 0 पे कैसे खुलता है, +x से, है ना। तो x ग्रेटर देन 0 पे कैसे खुलेगा, y इक्वल्स टू x, और x लेस देन 0 पे कैसे खुलेगा बेटा, ये y इक्वल्स टू -x। तो ऐसा ग्राफ होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 0 पे क्या है बेटा, शार्प टर्न। क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, शार्प टर्न हो गया है ना। इसका मतलब f डैश 0 क्या होगा बेटा, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन हो गया, है ना। 0 पे क्या हो गया, ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन। इसका मतलब मॉड एक्स पे रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड, है ना। यहाँ पर at mod x basically this function Rolle's theorem is not valid। एक और हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 + x - 2 to the power of 2/3, और इसको हमको चेक करना है 1 से 3 में क्या ये फंक्शन जो है क्या यहाँ पर रोल्स थ्योरम वैलिड है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है, बट क्या डिफरेंशिएबल है, लेट अस चेक। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। x की पावर समथिंग क्या होता है, डेरिवेटिव n x⁻n - 1, तो n हो गया हमारा 2/3, और x - 1 का मतलब n - 1 का मतलब 2/3 - 1। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा बेटा, वो आ जाएगा x - 2 to the power of -1/3। तो -1/3 हम नीचे ला सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 डिवाइड बाय x to the power of 1/3। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर हम x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, इसमें क्या पुट कर दें, x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, तो 2 इसी के इंटरवल के बीच में आ रहा है, देखो 1 से 3 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि आप देखो f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो x को 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि f डैश 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। एक हम तीसरे तरीके का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जनरली पूछता है कि
आप ये वाला एग्जांपल खुद से ट्राई करिएगा, क्या यहाँ पर रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ये वाले में, x टाइम्स a प्लस बी। और अगर आप ध्यान से देखो किस इंटरवल पे हमको चेक करना है, a से b में, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस भी है। आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो हम थर्ड कंडीशन डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ मैं, आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। लॉग फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लॉग फंक्शन का ग्राफ भी आपको पता है ऐसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो, है ना। डिफरेंशिएबल भी होता है, किसी भी शार्प पॉइंट आएगा नहीं कहीं पर भी। अगर आप ध्यान से देखो तो हम एक बार निकालते हैं एफ ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, तभी रोल्स थ्योरम वैलिड होगा, है ना। तो एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं इसमें एफ ऑफ ए कितना आएगा। तो हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, हर जगह ए पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है, 0। तो ये बन जाएगा हमारा 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। सिमिलरली हम एफ ऑफ बी निकालते हैं बेटा, तो x की जगह आप b पुट कर दो, बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी लॉग के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो फिर से क्या बन जाएगा 1, और log 1 फिर से क्या होता है बेटा 0। इसका मतलब एफ ऑफ ए क्या आ गया है, एफ ऑफ बी, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल। क्या है बेटा, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम क्या है हमारा, एप्लीकेबल है, ठीक है। एक दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन जो इस पे आता है रोल्स थ्योरम पे, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली रोल्स थ्योरम पर कि इफ़ द फंक्शन, हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, तो हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये डिफाइंड है बेटा 1 से 3 में। तो कहाँ पर डिफाइन है, 1 से 3 के बीच में। तो सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम, है ना, फॉर c इक्वल्स टू 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू जो है बेटा c की वैल्यू, ये 1 और 3 के बीच में है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 और 3 के बीच में ही आएगी। तो रोल्स थ्योरम अगर इसमें एप्लीकेबल, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और हमारा जो इंटरवल है ना, ये हमारा a होता है और ये b होता है, आपको पता है। तो एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी, और a की वैल्यू यहाँ पर 1, इसका मतलब एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। तो हम ये जो हमारा फंक्शन है बेटा यहाँ पर एफ एक्स, इसमें हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 1। तो इससे हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 मिलेगा। इससे हमको एफ ऑफ 1 मिलेगा। एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस a इंटू 1 प्लस b, और एफ ऑफ 3 कितना आएगा बेटा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू a प्लस b। अब देखो यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, तो b पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। b पे आप देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, इस इक्वेशन से b वैनिश हो जा रहा है। इसका मतलब b क्या होगा बेटा, b आप कुछ भी रख सकते हो, तो b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। तो b बिलोंग्स टू r। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a की, जो वैल्यू आएगी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये आएगा -5, और a उधर जाएगा, और ये 27 इधर आ जाएगा, मतलब 2a हो जाएगा हमारे पास। 27 माइनस 5 इज़ 22, और हमारे पास ये, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 11 क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो अब हमको ये c अगर निकालना है कि क्या ये c हमको जो गिवन है, क्या वो करेक्ट वैल्यू गिवन है। ये c कौन सी वैल्यू होती है बेटा, वहाँ पर जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाए, 0, क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो अगर ध्यान से देखते हैं, अगर हमारे पास जो एफ एक्स था हमारा, तो एफ एक्स फंक्शन क्या था बेटा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स था, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 11x प्लस b। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स, तो कितना आएगा बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा c क्यूब, सॉरी लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस, डिफ्रेंशिएट दिस 3x स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, क्योंकि b तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, c रखेंगे, तो आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस
11। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम यहाँ पर क्या होना चाहिए, फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी हमारा क्वाड्रेटिक बन गया है, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या बेटा -12 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या बेटा -12 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 144 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 11 और डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो यहाँ आप सॉल्व कर देंगे तो c की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, जो हमने c की वैल्यू लिखी थी वो आ जाएगी बेटा 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अच्छा माइनस वाला नेगलेक्ट कर देंगे बेटा, क्योंकि हमको जो c की वैल्यू है वो किसके बीच में चाहिए, हमको c की वैल्यू 1 और 3 के बीच में चाहिए, है ना। तो हम खाली प्लस वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज हमारा जो इंटरवल गिवन हमको वो 1 से 3 गिवन है ना। सो दिस इज़ ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली यू गेट। एक लास्ट वैरायटी मैं करा देता हूँ इस पर, जो और अमूमन पूछा जाता है, रूट की ये दो नंबर के बीच प्रूफ करो कि एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करता है। तो जैसे हमारे पास इफ़ गया है कंडीशन कि 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू क्या बेटा 0 के बराबर, देन प्रूव दैट कि एटलीस्ट जो है एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 lies in the interval 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में, है ना, एक ना एक रूट एग्जिस्ट करता है, ये हमको प्रूव करना है कि 0 से 1 के बीच में एक ना एक रूट एग्जिस्ट करता है। बताओ कैसे प्रूव होगा कि एक ना एक रूट होएगा ही इसका, कैसे प्रूव होगा कि इसका एक ना एक रूट एग्जिस्ट होगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो है इसमें हम रोल्स थ्योरम अप्लाई तो करेंगे, है ना, लेकिन हम ऐसा फंक्शन चूज़ करेंगे जहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर हमारा f डैश x है ना वो 0 बनेगा तो पक्का उसने साइन चेंज किया होगा, है ना, पक्का साइन चेंज किया होगा। तो एक ना एक रूट तो आएगा ही, है ना, एक ना एक रूट तो आएगा ही। अगर दो वैल्यूज़ पे फंक्शन इक्वल हो जाए वैल्यू, अगर तो टर्निंग पॉइंट आ गया कहीं पर, इसका मतलब वो कट किया होगा एक्स एक्सिस को, है ना। तो एक ना एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा। तो हमको यही प्रूफ करना है बेटा, है ना, कि f(0) है और f(1) दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम क्या फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, इसका इंटीग्रल वाला फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ax³ 3 + bx² 2 + cx और एक नया कांस्टेंट हम ले लेंगे d। इसका इंटीग्रल फंक्शन क्यों किया है, क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा f डैश x निकालेंगे तो वापस वही फंक्शन आएगा। तो अगर f डैश x कहीं पर 0 बन रहा है ना, इसका मतलब टर्निंग आया होगा, और जब टर्निंग आया होगा तो बताओ क्या होगा कि पक्का ग्राफ ने क्या चेंज किया होगा, कर्वेचर चेंज किया होगा। तो रूट एक ना एक तो आएगा ही 0 से 1 के बीच में, कहीं ना कहीं एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इसमें f(0) निकालें, ये हमारा fx हो गया, ये हमने fx अपने से एज्यूम किया है। f(0) कितना है, अगर आप ध्यान से देखें तो f(0) इसमें आ जाएगा बेटा d के बराबर, क्या आ जाएगा हमारा d के बराबर आ जाएगा f(0). अब अगर इसका हम क्या करें बेटा, इसका हम f(1) निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f(1) निकालेंगे, तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, a³ बाई a इंटू 1³ बाई 3 प्लस b इंटू 1² बाई 2 प्लस c इंटू 1 प्लस d इक्वल्स, अभी देखो अभी इक्वल 0 नहीं लिखेंगे, f(1) कितना आएगा, तो f(1) इसको एलसीएम लो आप ज़रा, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस d। अब अगर आप ध्यान से देखो f(1) इसके एलसीएम ले ज़रा, तो इट विल कम अराउंड लाइक 2a, एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 3b और प्लस 6c प्लस आई थिंक यहाँ पे डिवाइड बाय 6 प्लस d। अगर आप इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखो, हमको क्या दी गई इसकी वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में दिया गया बेटा 0 के बराबर, क्या दिया गया है 0 के बराबर दिया गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस d, तो f(1) भी क्या आ गया बेटा d, तो f(1) भी d आया है और
एफ ऑफ क्या आया है, एफ ऑफ ज़ीरो भी डी आया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जो है, किसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, ज़ीरो हुआ होगा, कहीं ना कहीं पर ज़ीरो हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं पर ज़ीरो होगा तो रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना। कहीं ना कहीं पर अगर ये फंक्शन, इसका जो, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो आएगा इसका डेरिवेटिव। इसका मतलब जो हमने फंक्शन एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कहीं ना कहीं ज़ीरो हुआ होगा, क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एफ ऑफ वन के। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एफ ऑफ वन के। इसका मतलब फंक्शन बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं ना कहीं ज़ीरो हुआ होगा। तो बताओ इसका ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में, ज़ीरो से वन के बीच में। तो ऐसे तीन तरीके क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में पूछे जाते हैं, है ना, कि ये रूट एग्जिस्ट करता है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी फंक्शन गिवन है उसका इंटीग्रल फंक्शन एज्यूम करना होगा और उसको एफ एक्स मानना पड़ेगा, है ना। फिर ही उसका, अगर हमने इस एफ एक्स पे रोल्स थ्योरम वैलिड प्रूफ कर दिया, इसका मतलब 2 पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। और 2 पॉइंट पे जैसे वैल्यू सेम होती, कब होती है, जब वो पक्का टर्निंग लिया होगा। क्या लिया होगा, टर्निंग लिया होगा ग्राफ ने, तभी वो वैलिड होता है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि कैसे फंक्शन जो है ना, वो यहाँ पर उसका एक ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो थ्योरम है बेटा वो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या हमारे पास, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर भी वही तीन कंडीशन है, ये एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो आप उसका, रोल्स थ्योरम का, है ना। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होनी चाहिए बेटा, फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, कंटिन्यूस। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, क्लोज्ड इंटरवल। और हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब कोई भी शार्प टर्निंग नहीं होनी चाहिए ग्राफ में, है ना, कोई भी शार्प टर्निंग नहीं होनी चाहिए, ये ओपन इंटरवल में चलेगा। तो एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करती है ना। यहाँ पर तीसरी कंडीशन नहीं होती रोल्स में तीसरी कंडीशन क्या होती है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, उस 2 पॉइंट्स पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा कि एक पॉइंट सी होगा जो ए से बी के बीच में होगा। कहाँ होगा, ए से बी के बीच में, जहाँ पर जो तुम्हारा डेरिवेटिव एफ डैश सी वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के बराबर। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इसको हम समझते हैं। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास सपोज एक कर्व है, लेट्स सपोज वी हैव दिस कर्व, है ना। ये हमारे पास एक क्या है बेटा, कर्व है। अब यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं ए, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, बी पॉइंट हो गया। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यही तो हमारा एफ ऑफ ए है। अच्छा, आपने देखा होगा, अपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये तो होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो अगर मैं इस कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालूं, तो अगर आप ध्यान से देखो, एफ ऑफ बी क्या है मेरा, y2 मान लेता हूँ उसको, है ना। एफ ऑफ बी को हम y2 और एफ ऑफ ए को क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। तो हमारा यही तो है। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। तो यही तो आपका स्लोप है। देखो इस कॉर्ड ए बी का स्लोप क्या है, यही तो है कॉर्ड ए बी का स्लोप, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट सी है जो ए से बी के बीच में। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो किसके पैरेलल हो गया, देखो इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो किसके पैरेलल है, इस कॉर्ड के पैरेलल हो गया है। और इस सी पॉइंट पे आप टेंजेंट कैसे लिखोगे बताओ, एफ डैश सी कैसे लिखेंगे बेटा, हम एफ डैश सी करके लिखेंगे, है ना। क्योंकि जैसे तुम डेरिवेटिव यहाँ पे निकालोगे और सी पुट कर दोगे, वो क्या दे देगा आपको, इस टेंजेंट का स्लोप दे देगा सी पॉइंट पे। तो आप देखो वो कॉर्ड के पैरेलल है। इसका मतलब जो डेरिवेटिव टेंजेंट का जो स्लोप है वही किसका स्लोप है, कॉर्ड का स्लोप है ना। तो आई होप आप समझ गए होगे कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, जो क्या करेगा, ए और बी पॉइंट के कनेक्टिंग कॉर्ड का स्लोप और जो ग्रेडियंट टेंजेंट का स्लोप है वो दोनों क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, है ना। तभी हम बोलते हैं यहाँ पर कि क्या है बेटा, ये हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है ना। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ए और बी एक ही पॉइंट पे आ जाएं तो बताओ ये जो है सी वो कैसा बनता जाएगा, सी भी तो ऐसा आता जाएगा। देखो और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वो रोल्स थ्योरम बन गया, है ना। तो अब देखो ये एक्सटेंडेड वर्जन है एक्चुअली। तो अगर ध्यान देखो, चलो इस पे एग्जांपल्स करते हैं, जैसे टाइप के एग्जांपल्स आते हैं। क्विकली लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स। सो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। लेट एक हमारे पास फंक्शन है
जो कि क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल है ना। डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन तो पक्का कंटिन्यूस भी होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होएगा ही, बट कंटिन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल हो ये ज़रूरी नहीं होता है ना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हमारे पास f(1) की वैल्यू किसके बराबर बेटा, 2 के बराबर है, और -2 के बराबर है। f(1) है -2 एंड जो f'(x) है बेटा वो हमेशा क्या है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 6। हमको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द रेंज ऑफ f(6). क्या निकालना है बेटा, रेंज ऑफ f(6) निकालना है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे लगाएंगे बेटा, जब भी आपको इंटरवल देता है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें वैल्यूज़ पुट इन होती हैं, तो आपको हमेशा लैग्रांजेस मीन वैल्यू के बारे में ही सोचना है। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है बेटा, f(x) क्या होता है हमारा, f(b) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब अगर आप ध्यान से देखो, यही तो a और b होते हैं हमारे, यही क्या हमारे a और b। तो अगर हम निकालना चाहें f'(x) कितना, f'(x) अगर आप निकालना चाहो तो कितना आएगा बेटा, f(b) क्या है, f(6) और f(a) कितना है बेटा, f(1) और डिवाइड बाय b माइनस है 6 - 1। तो f'(x) इज इक्वल्स टू आ जाएगा f(6) और f(1) की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, -2। क्या दे रखी है, -2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5। ये हमारा f'(x) है। और अगर आप ध्यान से देखो तो f'(x) हमेशा क्या दिया, 2 से ज़्यादा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है बेटा ये भी f'(x) के इक्वल है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दैट। सो f(6) इज -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू -2 थी, तो ये बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f(1) -2 था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वो हम सॉल्व करेंगे तो f(6) क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। इसका मतलब f(6) का रेंज क्या है बेटा, 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक। f(6) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, मतलब 8 से चालू होकर वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो ऐसे करके जो है हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम पे क्वेश्चन बनता है जो हमको आने चाहिए करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, कंसीडर फंक्शन f(x). इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं जैसे टाइप के आते हैं। तो हमारे पास है कंसीडर अ फंक्शन f(x), कंसीडर अ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू हमको दिया गया है बेटा 8x² - 7x + 5, ठीक है। और इंटरवल जो है इन इंटरवल x बिलोंग्स टू -6 to 6। और हमको क्या निकालना है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c that satisfies the conclusion of Lagrange's mean value theorem, that Lagrange's mean value theorem क्या है बेटा हमारे पास, मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है ना। तो हमको ऐसी सी की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, है ना, जहाँ पर ये क्या है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को करता है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि एक सी होगा जो कहाँ लाई करेगा, तो हमारे पास इंटरवल दिया -6 से 6। इसका मतलब पक्का जो सी होगा बेटा वो -6 से 6 के बीच में होगा, है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम निकालते हैं f'(x) का, क्या निकालते हैं बेटा, f'(x) निकालते हैं। तो इस फंक्शन का f'(x) निकालो आप, कितना आएगा वो, तो 8 × x² का क्या होगा, 8 × 2x और -7, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 16x - 7। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे x की जगह c रख देंगे, है ना, x की जगह क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो आ जाएगा 16c - 7। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, एक ऐसा कॉर्ड होगा, है ना, जो -6 से 6 को कनेक्ट करता है, उसका स्लोप किसके बराबर होगा, इस f'(c) के बराबर होगा, है ना। तो अभी हम देखो f'(c) जो होगा हमारा उसकी किसके बराबर होगा बेटा, f(6) - f(-6) डिवाइड बाय 6 - 6। तो f'(c) हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो f(6) कितना आएगा बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो, f(6) आएगा हमारे पास, इस फंक्शन पे रखो 8 × 6², है ना, 8 × 6² क्या हो जाएगा 36, और -7 × 6 क्या हो जाएगा 42 + 5, और माइनस क्या करेंगे बेटा f(-6),
तो एफ ऑफ -6 क्या आएगा, 8 × 36 और प्लस 7 × 6 हो जाएगा वो, तो प्लस हो जाएगा 42 और प्लस 5 प्लस हो जाएगा हमारे पास बेटा 5 और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 12, 6 और -6 को डिवाइड बाय 12 करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एफ डैश सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा -7। क्या आ गया यहाँ से, -7 आ गया है। तो एफ डैश सी यहाँ पे -7 है और जब हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया था तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या थी बेटा हमारा, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, कॉर्ड का स्लोप जो है ना, और जो हमारा टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो हम सेम इक्वेट कर देंगे, तो 16c - 7 इक्वल्स टू -7। तो हमारे पास जो 16c आ जाएगा 0, इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कैसे लैग्रांजेस को अगर कोई बोलता है कि सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके लिए c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू हम ऐसे लैग्रांजेस में निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा, लास्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम में देखो क्या है, ये भी एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बोल सकते हो आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है हमारे पास, ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो हमारे पास देखो कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये क्या बेटा हमारा एक्सटेंडेड वर्जन है। किसका एक्सटेंडेड वर्जन है, लैग्रांजेस का, है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास कि ऐसा कोई 2 पॉइंट होगा जहाँ पर कॉर्ड क्या होंगे, है ना। ऐसा 2 फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन क्या है बेटा g(x) है ना। एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन g(x) है। तो अगर हम एक पॉइंट निकालें f डैश c, है ना, तो ये क्या होगा बेटा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a और डिवाइड बाई क्या होगा, b माइनस a। सेम अगर आप ये फंक्शन दोनों वो होने चाहिए कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली, तभी हम निकाल पाएंगे। g डैश c निकालो आप, जो g डैश c सेम इंटरवल में क्या होगा, अगर हम a और b इंटरवल लेंगे, इंटरवल फिक्स होगा दोनों के लिए। f ऑफ x का भी a से b में स्टडी हो रही है और g ऑफ x की भी a से b के बीच में ही स्टडी हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास g डैश c क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस थ्योरम, वो आ जाएगा बेटा g ऑफ b माइनस g ऑफ c और डिवाइड बाई क्या होगा, b माइनस a। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, तो f ऑफ c डिवाइड बाई g डैश c वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a और डिवाइड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये b माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ज़रा कॉची थ्योरम क्या है, बेसिकली कॉची थ्योरम जो है वो किसका एक्सटेंशन हो गया, वो हो गया हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सटेंशन है एक तरीके से, है ना। तो एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे f(x) और g(x) का जो रेशियो है स्लोप का, टेंजेंट के स्लोप का एट अ पॉइंट c जो a और b के बीच लाई करता है, वो क्या होगा, सेम हो, क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास f(x) एंड g(x), ठीक है, ये दो क्या हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसमें बेटा, x बिलोंग्स टू r, पूरे r रियल नंबर पे, और हमको f ऑफ 2 की जो वैल्यू दी है वो दी है बेटा हमारे पास 8 और g ऑफ 2 दिया है बेटा हमारे पास 0 और f ऑफ 4 जो दिया है वो दिया है 10 एंड जो हमारे पास g ऑफ 4 दिया है वो दिया है बेटा 8, है ना। देन प्रूव दैट, देन हमको क्या प्रूव करना बेटा, देन प्रूव दैट जो हमारे पास, देन प्रूव दैट g डैश x है ना, किसी पॉइंट x के लिए जो ऑब्वियसली x बीच में लाई करेगा इंटरवल के, हमें भी देखेंगे। प्रूव करना है कि 4 टाइम्स f डैश क्या है, x, ये हमको प्रूव करना है। तो बहुत ईजी, अगर आप ध्यान से देखो हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं 2 और 4, इसका मतलब इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा 2 से 4, तो यही तो a और b हो जाएंगे, है ना। यही क्या हो गया हमारा, a और b हो गया, जो इंटरवल फिक्स है। अगर आप ध्यान से देखो 2 और 4 पे वैल्यू दी है, तो हमारा जो रेंज है, जो x की जो इंटरवल है वो क्या होगा, a से b हो जाएगा। तो f डैश x डिवाइड बाई हम g डैश x, x किसके बीच लाई कर रहा है बेटा यहाँ पे, 2 और 4 के बीच में, ठीक है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि x किसके बीच लाई करेगा, 2 और 4 के बीच में। तो f डैश x क्या होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a और डिवाइड बाई g ऑफ b माइनस g ऑफ a। और हमारे पास जो f ऑफ b है बेटा वो क्या है, f ऑफ 4
और एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई जी ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 2। तो अगर आप ध्यान से देखो एफ ऑफ 4 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो क्वेश्चन में 10 के बराबर है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 8 के बराबर है। और एफ ऑफ जो जी ऑफ 4 है बेटा, जी ऑफ 4 है 8 के बराबर, और जी ऑफ 2 किसके बराबर है, जी ऑफ 2 जो है जी ऑफ 2 0 के बराबर है ना, जी ऑफ 2 क्या है बेटा हमारा 0 के बराबर। तो अभी हम रेशियो जो है हमारा एफ डैश एक्स डिवाइड बाय जी डैश एक्स वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/4, किसके बराबर आ जाएगा 1/4 के बराबर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जी डैश एक्स। तो देखो आप ज़रा ये प्रूव हो गया है ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों तरफ डेरिवेटिव्स का कुछ प्रूव है तो आप कॉची थ्योरम लगाएं, है ना, क्योंकि इसमें तभी दो वैल्यूज़ का रेशियो है, दो डेरिवेटिव्स के टेंजेंट के डेरिवेटिव्स का यहाँ पर जो स्लोप है उनका रेशियो है ना। तो आपको हमेशा कॉची थ्योरम में जब दो डिफरेंशिएबल या कुछ फंक्शन इन्वॉल्व हो तब हमको ये अप्लाई करने के बारे में सोचना है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कॉची पर। तो हमारे पास एक सपोज़ हमारे पास बेटा अल्फ़ा बीटा है ना, ये अल्फ़ा कॉमा बीटा, और एक हमारे पास है थीटा, ये एंगल्स हैं, ये क्या है आर एंगल्स, ये सारे हमारे पास एंगल्स हैं। तो 0 से ज़्यादा है अल्फ़ा बीटा, जो थीटा है हमारा वो अल्फ़ा बीटा के बीच में है, जो थीटा है बेटा वो किसके बीच में है, और सारी वैल्यूज़ जो हैं π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 0 से π/2 के बीच में। तो देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है बेटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा किसके बराबर होता है, और डिवाइड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा जो है वो क्या होगा, शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। क्या होना चाहिए बेटा माइनस ऑफ कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है हमको। तो देखो फिर से यहाँ पे दो चीज़ का रेशो दिख रहा है आपको, है ना, दो चीज़ का रेशो दिख रहा है। पक्का क्या लगाना होगा बताओ, कॉची थ्योरम। क्या लगाना होगा बेटा कॉची थ्योरम। और किस पॉइंट पे हमको एफ डैश निकालना होगा, थीटा पे, क्योंकि थीटा किसके बीच में है अल्फ़ा और बीटा के बीच में। तो सी ही ऐसा पॉइंट होता है ना जो ए और बी के बीच में होता है। यहाँ पे ए और बी क्या है अल्फ़ा और बीटा। तो लेट्स अप्लाई दैट एक्चुअली। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, एफ डैश थीटा है और डिवाइड बाय जी डैश थीटा, वो किसके बराबर होगा बेटा जल्दी से बताएं, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाय जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा। क्या हो जाएगा जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एफ एक्स फंक्शन को क्या मानूँ, तो ये ऊपर ऐसा आएगा। एफ एक्स फंक्शन को हमको साइन एक्स फंक्शन मानना पड़ेगा, और जी एक्स फंक्शन को क्या मानना पड़ेगा बेटा, देखो जी नीचे और यहाँ पे देखो कॉस में है वो, इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा कॉस एक्स फंक्शन। क्या मानना पड़ेगा बेटा मुझे कॉस एक्स फंक्शन। तो आपको फंक्शन भी यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा, है ना, वो देख करके, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा कितना निकाल सकते हैं, एफ डैश थीटा कितना निकलेगा, पहले चलो एफ डैश थीटा निकालते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे बेटा डिफ्रेंशिएट। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा हमारे पास कॉस एक्स, और जी डैश एक्स कितना आएगा बेटा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और जी डैश थीटा कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर उस वैल्यू को रखते हैं। तो एफ डैश थीटा डिवाइड बाय जी डैश थीटा, एफ डैश थीटा डिवाइड बाय जी डैश थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा। तो एफ ऑफ बीटा कितना होगा साइन बीटा, और एफ ऑफ अल्फ़ा कितना होगा बेटा साइन अल्फ़ा। जी ऑफ बीटा कितना होगा कॉस बीटा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा होगा कॉस अल्फ़ा। एफ डैश थीटा और जी डैश थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो। एफ डैश थीटा कितना है कॉस थीटा, और डिवाइड बाय क्या है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, और डिवाइड बाय क्या है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा क्या होगा बेटा माइनस कॉट थीटा। क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अगर आप तो हम यहाँ पर कर सकते हैं माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा
और डिवाइड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस बीटा तो यू कैन सी, है ना, कि हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रूव हो चुका है। साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, यही हमको निकालना था, है ना, यही हमको निकालना था। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, यहाँ पे बेटा होगा बीटा और यहाँ पर होगा अल्फ़ा, पोजीशन पे बीटा होगा और ये अल्फ़ा, है ना। तो आप देख लो, ऐसे हमारे क्वेश्चन जो आते हैं कॉची पे, आपको रेशियो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जो रेशियो वाले क्वेश्चन आपको दिखे तो समझ जाना कॉची लगाना है ना। ये आपको ये वाले क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें हमको क्या निकालना होता है बेटा, यहाँ पर इंटरवल्स गिवन होते हैं, तो आपको क्या सोचना है, मीन वैल्यू, ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें यहाँ पर कॉर्ड का या 2 पॉइंट्स दिया, आपको रेंज निकालने को कह रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, है ना। ज़्यादा रोल्स थ्योरम तो बहुत ईजी है, आपको देखना है कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल, और एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर एफ सी क्या होगा, 0 होके बराबर होता है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर support us and to motivate us as well. Thank you everyone.